क्या आपने पिज्जा हट का पिज्जा खाया है या केएफसी में चिकन चटकाया है, कोस्टा की अंग्रेजी कॉफी पी हो या वांगो की फिल्टर कॉफी, इन चारों में से किसी भी ब्रांड में कुछ भी खाया हो, पैसा गया है सिर्फ एक कंपनी को, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये वो कंपनी है जिसकी पिछले 3 साल में सेल 3 गुना बढ़ गई है। ये वो कंपनी है जिसकी 2024 की सेल थी 3556 करोड़ रुपए, यानी 10 करोड़ रुपए की सेल पर डे। ये पूरे इंडिया में 1557 आउटलेट चलाती है और इंडिया के बाहर 364, यानी कुल मिला के लगभग 2000 आउटलेट का संचालन एक कंपनी करती है। अब इसमें केएफसी के कितने, पिज्जा हट के कितने, कोस्टा कितने, वो वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और सबसे मजे की बात, ये चारों ब्रांड इस कंपनी के और नहीं है, ये तो चारों ब्रांड की फ्रेंचाइजी चला रहा है, असली मालिक तो कोई और है। तो सोचो, 4 किसी दूसरे के ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेके इतना रेवेन्यू भी कर लिया और स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट कर दी और कंपनी की वैल्यूएशन है 20,000 करोड़। और जो इसके ओनर है वो है रवि जयपुरिया और उनकी नेटवर्थ है 1,10,000 करोड़। अब वो बोलोगे राहुल भाई ये कैसे हो गया यार, कंपनी की जब वर्थ 20,000 करोड़ है तो ओनर की 1,10,000 करोड़ कैसे हो गई? अरे पूरी वीडियो देखो, डिटेल में बताऊंगा और मां कसम मजा आ जाएगा। मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि जब ये फ्रेंचाइजी चला रहा है तो इन फ्रेंचाइजी का असली ओनर कौन है, किसकी है पिज्जा हट और किसका है केएफसी। कंपनी को इतनी तेजी से बढ़ाने में इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी लगाई है, क्या क्या घटनाएं घटी है और आज से 2025 के बाद 2030 आगे जाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, इनके सामने क्या क्या चैलेंज है और ये उनसे कैसे कैसे लड़ रहे हैं। इंडियन जो QSR स्पेस है, यानी जितने भी इस तरह के आउटलेट हैं, इसमें इनकी पोजीशन क्या है, सारी बातें बताएगा आपका राहुल। तो चाहे आप फूड लवर हो, चाहे बिजनेस लवर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, ये केस स्टडी करेगी आप पे पूरा असर। बस एक वादा करना, मजा आ जाए तो इसको पहुंचा देना घर घर। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। देवयानी इंटरनेशनल जो आज की कहानी का हीरो है, ये तो चला रहा है फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी का ओनर कौन है, पहले वहां से चालू करते हैं, फिर आएंगे देवयानी पे, ठीक है? तो भाई साहब शॉक होने के लिए तैयार हो जाइए। पिज्जा हट का असली ओनर है पेप्सी। ये चालू की थी 2 भाइयों ने, पर 1977 में पेप्सी ने पिज्जा हट खरीद ली। केएफसी का असली ओनर है पेप्सी। ये चालू की थी कर्नल सैंडर्स ने, जिनकी फोटो केएफसी में आती ना, 65 साल की उम्र में इन्होंने चालू की थी कंपनी। बाद में ये भी कंपनी पेप्सी ने खरीद ली 1986 में। तो केएफसी का मालिक कौन? पेप्सी। फिर एक टाको बेल करके आजकल ब्रांड चल रहा है, आपने देखा होगा, उसको भी 1978 में खरीद लिया। उसका भी ओनर कौन है? पेप्सी। तो ये 3 फूड की अलग अलग कंपनियां पेप्सी ने खरीद ली। फिर पेप्सी बोला यार हम बेवरेज का धंधा कर रहे हैं, थोड़ा अलग धंधा है, ये फूड का बिजनेस है, थोड़ा अलग है, इसको एक साथ चलाने में दिक्कत आ रही है। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हमारी जो पेप्सी के अंदर तो हम कोल्ड ड्रिंक बेचना जारी रखते हैं, हम एक काम करते हैं, अलग से एक कंपनी बनाते हैं जो कि इन फूड को, धंधे को संभालेगी। तो इन्होंने 1997 में एक अलग से कंपनी बनाई, ट्राइकॉन ग्लोबल रेस्टोरेंट, और उसमें ये टाको बेल, पिज्जा हट, केएफसी डाल दिया। और 2002 में इस कंपनी का नाम बदल के कर दिया यम ब्रांड्स। तो आज की रेट में केएफसी, पिज्जा हट, टैको बेल का असली ओनर कौन है? यम ब्रांड, जो कि पेप्सी की ही कंपनी है। ये जो यम ब्रांड कंपनी है, ये 150 कंट्री में ऑपरेट करती है और 61,000 रेस्टोरेंट चलाती है। लेकिन हम दुनिया की बात नहीं करते, हम बात करते हैं हमारे अपने प्यारे देश भारत की। तो भाई साहब भारत में ये पेप्सी का एंटर हुई 1995 में और बेंगलोर में पहला केएफसी स्टोर खोला। अब इंडिया में कोई भी चीज नई नई खुलती है तो उसका होता है जम के स्वागत, नहीं विरोध। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, अरे फार्मर्स का क्या होगा, अरे तुम ये चिकन को कैसे सोर्स करते हो, अरे तुम इसमें क्या मिलाते हो, अरे भाई साहब फिर विदेशी कंपनियां आ गई देश में। तो ऐसे बहुत सारा विरोध हुआ और एक बार तो केएफसी को अपना स्टोर बंद करना पड़ा। लेकिन पेप्सी ने कहा भाई हार नहीं मानते, हम वापस आएंगे। 96 में अब की बार बोले केएफसी छोड़, पिज्जा हट ओपन करते हैं। तो 96 में ओपन किया पिज्जा हट और वो भाई साहब बढ़िया चला, उसकी सेल अच्छी हुई, 1 स्टोर खुला, 2 खुला, 4 खुले, धीरे धीरे स्टोर खुलने लग गए। तो कंपनी ने कहा भाई साहब ये क्या बात है, हमने केएफसी खोला, हमने पिज्जा हट खोला, इसको रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसको मिला, बात क्या है? तो आंसर निकल के आया फ्रेंचाइजी। पता चला कि यार केएफसी के स्टोर तो कंपनी खुद खोल रही थी, खुद चला रही थी और उसको भाई साहब दिक्कत आ रही थी, न तो सेल हो रही थी, न प्रॉफिट आ रहा था, मजा ही नहीं आ रहा था। और पिज्जा हट के स्टोर बढ़िया परफॉर्मेंस लेकर रहे थे क्योंकि वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहा था, उसमें कंपनी नहीं थी, कंपनी किसी को फ्रेंचाइजी देती थी। तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे इन्होंने ऐसे देखा कि जो फ्रेंचाइजी लेता है वो एक लोकल बंदा फ्रेंचाइजी लेता है, वो आसपास के मार्केट को समझता है और वो खुद ओनर है, खुद का पैसा लगा हुआ है, तो मेहनत करके काम करता है, थोड़ी कॉस्ट भी कम होती है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये वाला मॉडल ठीक है, खुद के स्टोर
स्टोर नहीं खोलते, अपन फ्रेंचाइजी देते हैं। अच्छा, ग्लोबली भी इनका यही मॉडल चल रहा है, ग्लोबली भी ये खुद के स्टोर कम खोलते हैं, फ्रेंचाइजी ज्यादा देते हैं। तो पहला सवाल भाई किसको दे, कौन लेगा फ्रेंचाइजी? तो उन्होंने कहा भाई साहब एक बंदा है, अब ये सारा तामझाम किसका है? पेप्सी का ही तो है। तो पेप्सी ने कहा जी साहब हमारा इंडिया में एक बंदा है रवि जयपुरिया करके, हमारी पेप्सी की बॉटलिंग का काम वही देखता है और बढ़िया सिंसियर आदमी है, मेहनती आदमी है, आप उसको मौका दीजिए। उसने कहा भाई साहब मैं रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आई हमारी कंपनी के हीरो की एंट्री, और रवि जयपुरिया जी ने 1997 में पिज्जा हट का स्टोर भी खोल डाला। वो जिस कंपनी के अंडर खोला वो कंपनी थी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। रवि जयपुरिया जी चीज क्या है, जो जानने वाले जानते हैं, जो नहीं जानते उनको भी बताता हूँ, 30 सेकंड का टाइम दो। रवि जयपुरिया जी की 2 कंपनी है, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे वरुण बेवरेज खोल रखी है और बेटी के नाम पे देवयानी इंटरनेशनल खोल रखी है। देवयानी पे तो आज अपन खुल के केस स्टडी करेंगे एक एक चीज। वरुण बेवरेज में क्या काम होता है, वरुण बेवरेज क्या सप्लाई करता है, एक एक आइटम सुनो। एडिटर साहब इनको दिखाओ। पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, आपका स्टिंग, ट्रॉपिकाना जूस, आपका एक्वाफेना पानी, आपका लेज, डोरिटोस, कुरकुरे, ये सारा काम होता है वरुण बेवरेज में। और देवयानी इंटरनेशनल में क्या होता है, पिज्जा हट, KFC, कोस्टा कॉफी, वांगो और 3 ब्रांड और आ रहे हैं, वो आगे चल के बताऊंगा। वरुण बेवरेज पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 1,60,000 करोड़, और देवयानी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 20,000 करोड़। यानी 2 कंपनियों की कंबाइंड वैल्यू है 1,80,000 करोड़, और रवि जयपुरिया जी उसके 62% के ओनर है, यानी इंडिविजुअली है 1,10,000 करोड़ के आदमी। तो फास्ट फूड बेच के, कोल्ड ड्रिंक या ये बेच के हेल्थ चाहे बिगड़ती हो, वेल्थ तो बनती है। रवि जयपुरिया जी प्राइम एग्जांपल है। वरुण बेवरेज की केस स्टडी मैंने डिटेल में बना रखी है एक एक पॉइंट के साथ, वो आपको एडिटर साहब लिंक दे देंगे, जाके देख लेना। अब बात करते हैं देवयानी की ग्रोथ पे। आज 2025 में इसके नेशनली 1557 स्टोर है, इंटरनेशनली 364 स्टोर है, लगभग 2000 स्टोर है इनके। कोविड के बाद इनकी सेल गिर के मात्र रह गई थी 1100 करोड़ के आसपास, जो की 2024 में मात्र 3 साल में बढ़ के हो गई 3556 करोड़ रुपए, यानी 3 साल में 3 गुना। ये QSR स्पेस के सेकंड सबसे बड़े प्लेयर है। नंबर 1 प्लेयर है जुबिलेंट, जिसका टर्नओवर है 5200 करोड़, वो बेचता है डोमिनोज पिज्जा। सेकंड नंबर पे देवयानी आता है 3000 करोड़ के टर्नओवर के साथ। इसके बाद भाई साहब आपका वेस्ट लाइफ जो कि मैकडोनल्ड है। इसके बाद सफायर फूड आता है। सफायर फूड की कहानी भी इस वीडियो में सुनाऊंगा। इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे हुई, ये आगे कैसे बढ़े, एक एक स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, तो तैयार हो जाओ। उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप व्यापारी हैं और आपको एम्प्लॉय से कोई इशू है, मार्केटिंग की दिक्कत है, कंपटीशन की दिक्कत है, सेल नहीं बढ़ रही है, फाइनेंस की दिक्कत है, लोन बढ़ रहे हैं, कुल मिला के कोई भी व्यापार में समस्या आ रही है और आप ये केस स्टडियां देख के सोचते हो कि काश ये बड़े बड़े CEO के सीक्रेट मुझे भी पता होते कि कैसे टीम मैनेज करते हैं, कैसे फाइनेंस देखते हैं, कैसे सेल बढ़ाते हैं, तो आज आपका लकी दिन है। मैं एक फ्री मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसका नाम है व्यापारी टू CEO आरंभ, जिसमें मैं व्यापारी CEO कैसे बनेगा उस जर्नी का आरंभ कर रहा हूँ, और ये मास्टर क्लास पूरी तरह फ्री है। तो अगर आप इसमें रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कर लेना, रजिस्टर्ड हो जाना, जिंदगी और बिजनेस दोनों बदल जाएगा। अब चलते हैं अपने मुख्य वीडियो पे। सबसे पहले स्ट्रेटजी थी डाइन इन से डिलीवरी की तरफ शिफ्ट होना। ये क्या है भाई साहब, देखो ध्यान से। पूरी दुनिया के मार्केट में डोमिनोज और पिज्जा हट में क्या डिफरेंसेस को समझो। दुनिया में पिज्जा हट फेमस है कि भैया मैं एक जगह बिठा के खिलाऊंगा, थोड़ी थोड़ी डिलीवरी कर देता हूँ। डोमिनोज कहता भैया मैं मेन काम डिलीवरी का करता हूँ, कभी कभी बैठ के खिला देता हूँ। अब सेम ही कॉन्सेप्ट पे दोनों इंडिया में उतर गए भाई साहब। अब इंडिया मुझे बताओ आप किस तरह का मार्केट है। इंडिया है डिलीवरी वाला मार्केट, कि भाई हम तो घर पे बैठे बोर हो रहे हैं, किसी का बर्थडे था, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, पिज्जा घर पे आ गया, कौन जाएगा कौन खाएगा। तो उस मॉडल में डोमिनोज हो गया सफल, पिज्जा हट रह गया थोड़ा पीछे। अच्छा, पिज्जा हट थोड़ा पीछे रह गया। पिज्जा हट कह रहा हमने जगह तो बड़ी बड़ी खोल ली, हमने तो यार 150 आदमी के बैठने की जगह है, इतना महंगा किराया, इतना स्टाफ, इतना बिजली, इतना पानी, और भाई सब लोग ही नहीं आते, तो इनके होने लग गई दिक्कत। तो सबसे पहले देवयानी ने कहा भाई हम तो स्टोर की साइज घटाएंगे, हम नहीं दे रहे मोटा किराया, हम नहीं बैठा रहे ज्यादा फर्नीचर पे खर्चा, हम नहीं दे रहे ज्यादा सैलरी, हाँ छोटा सा खोल दो, 10, 20, 50 लोग बैठ जाएंगे और मेन काम डिलीवरी। तो वो डोमिनोज के मॉडल पे आ गए। ये सफलता का एक बड़ा राज रहा। अच्छा, इन्होंने यम ब्रांड से ये भी कहा कि वैसा हमें तो डिलीवरी ओनली स्टोर की फ्रेंचाइजी दे दो, और वो उनको मिल भी गई। तो अब ये मैक्सिमम जितने स्टोर खोलेंगे ना, ये बिठा के खिलाने वाले कम और डिलीवरी वाले ज्यादा खोल रहे हैं। हमारे जो KFC के बड़े बड़े स्टोर है 3-3 हजार स्क्वायर फीट के, 150 लोग एक बार में बैठ सकते हैं, उसको कम करके 50-60 पे ला रहे हैं। और जो हमारा पिज्जा हट में एक बार में 120 लोगों की सीटिंग होती है, उसको कम करके हम 40 में ला रहे हैं। और नए स्टोर जितने भी खोलेंगे डिलीवरी वाले खोलेंगे। सेकंड स्ट्रेटजी इन्होंने सेल बढ़ाने के क्या की, चैनल बहुत सारे खोल दिए। जैसे इसको भैया एक काम करो, KFC को, पिज्जा हट को
जोमेटो पे रजिस्टर्ड कर दो, स्विगी पे भी रजिस्टर्ड कर दो, KFC का खुद का ऐप भी निकाल दो, फिर भाई साहब आप पिज्जा हट का खुद का ऐप भी निकाल दो, फिर इन दोनों के वेबसाइट पे भी ऑर्डर लेने लग जाओ, इन दोनों के फोन पे भी ऑर्डर लेने लग जाओ। तो पहले जो स्टैंडर्ड चीज थी कि जाओ ऑर्डर करो खाओ, उसके अलावा इन्होंने 10 ऑप्शन और कर दिए, उससे भी सेल बढ़ गई। तीसरी चीज, इन्होंने अपने स्टोर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ाई, और मैं कहूंगा इसमें इनको भैया किस्मत का भी साथ मिला, और एक बार नहीं 3 बार मिला। तीनों इंसिडेंट समझाता हूँ। सबसे पहले तो समझो कि QSR स्पेस में स्टोर एक्सपेंड करना जरूरी क्यों है। देखो QSR का जो बिजनेस है, ये पिज्जा बर्गर या जो भी फास्ट फूड वाला है, इसमें हर स्टोर की कैपेसिटी होती है। एक जगह अगर एक दुकान खुल गई तो भाई साहब वो दिन का 1 लाख 2 लाख जो भी फिक्स है बस वही दे पाएगा, वो ऐसा नहीं हर साल डबल नहीं हो सकता, फैल नहीं सकता। तो अगर उस कंपनी को अपनी ताकत फैलानी है तो ज्यादा दुकानें ही खोलनी पड़ेगी, यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन भाई साहब एक KFC या पिज्जा हट का बड़ा स्टोर खोलने में 2-3 करोड़ रुपए का खर्चा मिनिमम लगता है, और 2-3 करोड़ रुपए खर्च कर दो और उसकी रिकवरी 4-5 साल में होती है। तो एक तो बहुत तेजी से स्टोर खोल नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है, और दूसरा कल को कहीं से पैसे का जुगाड़ करके तेजी से खोले तो इतनी ज्यादा तेजी से खोलने की परमिशन यम ब्रांड नहीं देगा। यम ब्रांड नहीं चाहता ना कि डिपेंडेंसी एक ही आदमी पे आ जाए। तो भाई साहब ये तो यम ब्रांड नहीं जाने दे रहा है, एक पैसा नहीं जाने दे रहा, तो धीरे धीरे स्टोर खुलते हैं। पर इनकी जिंदगी में 1 नहीं 2 नहीं 3 इत्तेफाक हुए, जिसकी वजह से इनका स्टोर तेजी से खुल गए। तो पहला इत्तेफाक तो बहुत जोरदार वाला हुआ, यम ब्रांड बोला कि भाई साहब ऐसा है, मैंने दी है फ्रेंचाइजी, मैं दूंगा फ्रेंचाइजी, लेकिन भाई साहब कुछ स्टोर तो मैं मेरे भी खोलूंगा, मैं 100% तुम्हारे भरोसे नहीं आ रहा, और ये जो टाको बेल है इसको तो मैं खुद ही चलाऊंगा, और KFC को भी मैं अब खुद ही चलाऊंगा, मैं सिर्फ पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी दूंगा। और इसने इस चीज में एंटर करने के लिए 3-4 साल में 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब भाई साहब 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो हुआ, कुछ इंफ्रा पे हुआ, पर एक मेजर खर्चा मार्केटिंग पे भी हुआ। तो भाई साहब पिज्जा हट के जबरदस्त ऐड दिख रहे हैं, KFC के ऐड दिख रहे हैं, तो जब इसकी बस बनती है तो फायदा तो भाई साहब जो इनके एग्जिस्टिंग स्टोर है इनको मिलेगा, इनकी सेल बढ़ेगी। तो पहला फायदा तो ये हुआ। तो देवया ने ये यम ब्रांड को बोला, बोले एक बात बताओ भाई साहब, तुम हमें ना टैको बेल तो खोलने नहीं दे रहे, तुम हमें KFC नहीं खोलने दे रहे, तो एक काम करो यार पिज्जा हट तो खोलने दो दबा के। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, पिज्जा हट के साउथ मार्केट के और वेस्ट मार्केट के राइट ले जाओ, खोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको एक तरह से 2 जगह रोक दिया, पर एक जगह खुला मैदान मिल गया, भागू। तो स्टोर एक्सपेंशन फास्ट हो गया, और मार्केटिंग तो इनकी हो ही रही थी, उसका बेनिफिट मिल गया। सेकंड लक क्या हुआ इनके साथ, अब यम ब्रांड ने ऐसा नहीं है कि देवयानी इकलौता है जिनको फ्रेंचाइजी दी, इनको बस बड़े लेवल की दी, 100-500 स्टोर इन्होंने खोल रखे थे। बाकी छोटी छोटी भी, जैसे मान लो कल को आप बोलो मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, तो यम ब्रांड आपको भी दे रहा था, तो आपको भी दे रहा है, मेरे को भी दे रहा है, अड़ोसी को दे रहा है, पड़ोसी को दे रहा है, ऐसे करके इसने 200-300 फ्रेंचाइजी छोटे छोटे बिजनेसमैन को बांट दी थी। अब यम ब्रांड बोला यार इनका मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है, एक देवयानी को फोन लगाओ, एक बार में 300 स्टोर की अपडेट मिल जाती है। अब 300 स्टोर की अपडेट लेने के लिए 300 लोगों को फोन लगाना पड़ता है, कंफ्यूजन हो रहा है साहब। तो यम ब्रांड ने क्या किया, 4 प्राइवेट इक्विटी बड़ी फर्मों को बोला भाई साहब हमारी मदद करो। ये 4 इक्विटी फर्में एक साथ हुई, इन्होंने कंपनी बनाई सफायर फूड, और इन्होंने 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और ये छोटे छोटे जो KFC और पिज्जा हट थे 300, इनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो जब सफायर ग्रुप बना 2015 में, इस समय पोजीशन क्या थी, 300 आउटलेट थे भाई साहब देवयानी के कंट्रोल में, 300 आ गए सफायर के कंट्रोल में, 100-150 खोल दिए यम ब्रांड ने खुद के अपने। अब यम ब्रांड ने मार्केटिंग पे खर्चा किया था, अब सफायर कह रहा है मैं भी मार्केटिंग में खर्चा करूंगा, तो दोनों मार्केटिंग खर्चे का बेनिफिट भी मिलेगा तो तीसरे को भी ना। ये सेकंड लक हो गया इनके साथ, और थर्ड लक तो बहुत ही जोरदार हो गया, उसमें तो मजा ही आ गया। 15 में तो यम ब्रांड ने कहा था हम खुद के स्टोर खोलेंगे, 19-20 के बाद यम ब्रांड कहता है कि यार हमने बहुत कोशिश की KFC ब्रांड खुद चलाने की, यार चल नहीं रहा, हम परेशान हो गए, एक काम करो ये 74 KFC स्टोर हमने खोले पिछले साल में, देवयानी इकट्ठे सारे ले लो, खत्म। तो खुले खुलाए 74 बने बनाए प्लेट में आ गए। तो 2017-18 में देखा जाए तो KFC इनके पास था ही नहीं, 60% पिज्जा हट थे, KFC कम थे साहब। लेकिन 2020-21 आते आते ये 50% हो गया, और 2023-24 में तो पिज्जा हट तो 42% ही रह गए, मेन इनके पास KFC आ गए, यानी KFC इनके पास ज्यादा है, पिज्जा हट कम है। तो आप बोलोगे राहुल जी तो उसमें क्या हो गया, दोनों एक ही तो बात है, KFC और पिज्जा हट क्या फर्क पड़ता है? नहीं 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 नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। KFC का अगर आप गौर से देखेंगे प्रॉफिट KFC में जाता है। इन सारी चीजों के बाद इनकी जो स्टोर की काउंटिंग क्या हो गई, ध्यान से सुनो, 645 स्टोर इनके पास है KFC के, 593 है पिज्जा हट के, 207 है कोस्टा कॉफी के। अब बोलोगे राहुल जी कोस्टा कॉफी भी इन्हीं की है क्या? नहीं, वो एक जोरदार आदमी की है, बाद में बताऊंगा। 90 स्टोर इनके पास वांगो के, और बाकी छोटे मोटे 22 स्टोर और हैं। तो ये टोटल मिला के 1557 स्टोर इंडिया में इनके खुले हुए हैं। चौथा काम जो भाई साहब देवयानी ने बढ़िया किया, उन्होंने लिस्टिंग करा दी। लिस्टिंग का मतलब क्या होता है साहब, अपनी कंपनी का IPO लेके आ गए, 1838 करोड़ रुपए बाजार से उठाए, और उसमें से 400 करोड़ से ज्यादा कंपनी के एक्सपेंशन में लगाए। तो ये पैसा क्या होता है भाई साहब, इस पैसे से एक तो पुराना जो ब्याज होता है वो आप पुराना डेट चुकाते हो, तो मतलब ब्याज कम होता है, प्लस आपको फ्री का पैसा मिलता है। ऐसा नहीं भी इस पे रिटर्न तो देनी है, लेकिन टेक्निकली इस पे ब्याज नहीं देना है, इसको रिटर्न नहीं
करना है, तो वो पैसा अपने आप में बहुत बड़ी पूंजी होता है। ये भी एक पॉजिटिव साइन रहा इनके साथ। पांचवी चीज इनके साथ जो बहुत बढ़िया हुई, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। इनऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक वो होता है जो आप अपने हिसाब से जानबूझ के एक एक पॉइंट करते हो। जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने KFC के एक एक जो स्टोर खोले वो ऑर्गेनिक थे, पर वो 74 स्टोर बने बनाए यम ब्रांड ने कहा ले जा, वो इनऑर्गेनिक है। नाइजीरिया में इनके 40 स्टोर ऑलरेडी थे, नेपाल में इनके 28 स्टोर ऑलरेडी थे। इनकी किस्मत कैसे खुली? थाईलैंड में एक फ्रेंचाइजी जिसके पास 250 से ज्यादा, लगभग 283 बने बनाए आउटलेट थे, उसने कहा कि भाई साहब मेरे से नहीं भरे। इसने कहा एक बार में दे दे, और एक बार में एक साथ एक ही दिन में 283 स्टोर का संचालन अपने हाथ में ले लिया। फट सी, जहां इंटरनेशनल मार्केट से 7% रेवेन्यू आता था, वो रेवेन्यू बढ़ के सीधा 32% पहुंच गया। अब आप बोलोगे भाई साहब ये कंपनी के तो मजे ही मजे हैं, चांदी ही चांदी, स्टोर पे स्टोर खोल रहे हैं, रेवेन्यू पर रेवेन्यू बढ़ रहा है, कमाई पे कमाई हो रही है। भाई साहब किसी भी बिजनेस में ऊपर से देखने में सब अच्छा लगता है, अंदरूनी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इसके क्या क्या चैलेंज है और ये इसको पार करने के लिए क्या क्या कर रहा है, समझते हैं वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। और सुनो, वीडियो में अब तक अगर मजा आ गया हो तो कमेंट लिखो जोरदार, लाइक करो और शेयर करो यार दोस्तों के साथ। पहला चैलेंज क्या है? इंक्रीजिंग कंपटीशन। भारत में भाई साहब एक गेम है, तुम कुछ भी चीज सफलतापूर्वक कर लो उसमें कंपटीशन आ ही जाएगा। देवयानी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आ रही है? KFC से। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां से आ रहा है? KFC से। अब KFC क्या बेचता है? चिकन। उसके अगेंस्ट जुबिलेंट फूड जो कि अभी डोमिनोज चलाता है, वो पोपाय करके ब्रांड लेके आ रहा है, वो भी चिकन का ब्रांड है। और उन्होंने कहा भैया हम तो आने वाले 5 साल में 1000 करोड़ का टारगेट लेके बैठे। तो भाई साहब 1000 करोड़ का टारगेट अचीव करने में देवयानी को तो 20 साल लग गए, वो 5 साल का टारगेट लेके बैठा है। तो अगर पोपाय चिकन का एक ऑप्शन और आएगा तो आप कितने ही KFC के भक्त तो आप बोलेंगे यार एक बार ट्राई तो करते हैं। तो ट्राई करने के चक्कर में कंपटीशन तो आ गया ना भाई साहब। दूसरा, लोकल कंपटीशन भी बहुत सारा बढ़ रहा है। पिज़्ज़ा हट को डोमिनोज से तो कंपटीशन था ही, एक लोकल चैन है ला पिनोज, वो भी भाई साहब धीरे धीरे फैल रही है। और छोटे मोटे बहुत सारे पिज्जा शॉप खुल गए। तो जब छोटे मोटे लोकल पिज्जा शॉप खुलते हैं तो ब्रांड को थोड़ा सा झटका तो लगता ही है। एक बार बाजार को समझो, पिज़्ज़ा हट की पोजीशन क्या है? पिज्जा के मार्केट में डोमिनो है क्लियर लीडर, 65% मार्केट शेयर। सेकंड नंबर पे पिज़्ज़ा हट आता है मात्र 16% के साथ। और ला पिनोज कल का खुला हुआ, वो भी भाई साहब 13% पे आ गया। हो सकता है वो जिस स्पीड से खुल रहा है पिज़्ज़ा हट को सरपास कर दे। तो इनकी जो पिज़्ज़ा हट के है उसकी भी कंपटीशन है, और KFC है उसमें कंपटीशन आ गया। सेकंड चीज, इनकी ओवरऑल सेल डाउन जा रही है। क्यों डाउन जा रही है, बात को समझना। अब बोलो राव जी सेल तो बढ़ रही है, सेल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि स्टोर बढ़ाते जा रहे हैं, तो नए नए स्टोर बढ़ रहे हैं, तो उसकी सेल बढ़ के टोटल सेल बढ़ रही है। पर अगर सेम स्टोर की बात करूंगी, इस स्टोर पे पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, तो रेवेन्यू या तो अटक गया है या नीचे जा रहा है। अब कारण क्या है? मैंने बताया लोकल ब्रांड खुल रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं एक युवा हूँ, अब पहले आज के 15 साल पहले मेरे पास ऑप्शन क्या था? मुझे कूल बनना है यार, मैं कुछ कूल करना चाहता हूँ, कुछ बाहर जाके खाऊंगा। ऑप्शन क्या है? डोमिनोज है या पिज़्ज़ा हट है या KFC है, ज्यादा ऑप्शन नहीं था। अब एक यूथ बंदा कूल अगर निकलता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? अरे बोले साहब पोपाय भी आ गया, डंकिन डोनट भी है, टाको बेल भी है, इंडियन लोकल ब्रांड में भाई साहब वाव मोमो भी दिख रहा है मेरे को, भाई साहब लोकल पिज्जा वाला भी दिख रहा है मेरे को, ला पिनोज भी दिख रहा है, PVR भी आ रहा है। तो इतने सारे लोग स्पेस में एंटर कर गए कि मेरे को खाना तो एक ही, इस सैटरडे एक ही चीज तो खानी है। अब 10 ऑप्शन है तो मैं कितनी बार पिज्जा में बार बार जाऊंगा, हर बार अलग चीज ट्राई करूंगा, तो सबका कलेक्टिव नुकसान हो जाएगा। वो इनको साफ दिख रहा है। तीसरा जो एक चैलेंज या झटका कह सकते हैं, यम ब्रांड ने KFC और पिज़्ज़ा हट तो इनको दिया। इस समय यम ब्रांड का इंटरनेशनली जो ग्रोथ हो रही है वो एक ब्रांड के पीछे हो रही है, टाको बेल। और टाको बेल भाई साहब गजब तरीके से फैल रहा है। तो इन्होंने कहा भाई दे दो हमको भी। इन्होंने कहा यार भाई तुम पे ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाएगी, सब कुछ तुम्हें दे दिया। तो टाको बेल यम ब्रांड ने इनको न देके डाबर ग्रुप को दिया कि भाई तुम चलाओ टाको बेल। जिसमें कंपटीशन है वो इनके पास है और जिसमें ग्रोथ है वो दूसरे के पास गया। सेकंड एक बात भूल गया, बीच में जो सफायर फूड आया था कंपटीशन, अब उसको भी तो थोड़े राइट दे रखे हैं यम ब्रांड ने, तो इनका भी तो कंपटीशन है। पहले तो छोटे मोटे से लड़ रहे थे, अब तो बराबर का इनके टक्कर में खड़ा है ब्रांड। अच्छा, उसको जितनी भी टेरिटरियां यम ब्रांड ने दी है वो सारी हाई GDP स्टेट है। जो बड़ी बड़ी स्टेट है जब पैसा ज्यादा है वो वाली सारी सफायर के पास है। इनके पास वो स्टेट है जो थोड़ा कम पैसा खर्च करती है। अब बात करते हैं भाई साहब अगर इतने चैलेंज है तो ये कैसे रेवेन्यू बढ़ाएगा, कैसे प्रॉफिट बढ़ाएगा? सिंपल आंसर है, सबसे पहला आंसर, ये अपने अंदर के ब्रांड्स बढ़ाएगा। 2005 में ही इन्होंने कोस्टा कॉफी ब्रांड चालू कर दिया था। और कोस्टा कॉफी किसका है, मैंने रिसर्च किया तो मुझे शौक लगा थोड़ा सा। किसका ब्रांड है पता है? सारा जीवन इनकी वरुण बेवरेज से लेके सफायर सब पेप्सी पे डिपेंडेंट है, और कोस्टा कॉफी कोको कोला का ब्रांड है। देवयानी कह रही भाई साहब क्या है, तुमने भी तो टाको बेल किसी और को दिया, तो हम भी तो किसी और का ले लेंगे, क्या हो गया? फिर उन्होंने लोकल साउथ इंडियन एक कंपनी से टाइप करके वांगो, जो कि फिल्टर कॉफी, डोसा, मेदू वड़ा देती है, उसके साथ टाइप करके उसकी ब्रांच ले ली। और अभी ये 3 नए टाइप इन्होंने और किए हैं।
एक मलेशियन ब्रांड है टी लाइव, जो कि चाय देता है अलग अलग वैरायटी में, उसके साथ टाइप किया है, उसको इंडिया लेके आ रहे हैं। कनाडा की फ्रेंचाइजी है न्यूयॉर्क फ्राइज करके, जो कि फ्रेंच फ्राइज देते हैं, जो कि हॉट डॉग देते हैं, उसकी फ्रेंचाइजी ले ली, उसको इंडिया लेके आ रहे हैं। एक एशियन ब्रांड है सानू किचन, जो कि थाई चीजें देता है, उसको भी इंडिया लेके आ रहे हैं। तो अब क्या, क्योंकि नए नए ब्रांड है, इनको इंडिया में कोई जानता नहीं है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट तो करें, कब तक 3-4 ब्रांड के भरोसे बैठे रहेंगे। तो इनके पास अब टोटल 7 ब्रांड हो गए। KFC पिज्जा हट में तो मोटी रॉयल्टी देनी पड़ती है यम ब्रांड को। अबे नए नए ब्रांड है तो इनको रॉयल्टी भी थोड़ी कम देनी पड़ रही है। और पिज्जा हट KFC जैसे बड़े बड़े टारगेट भी नहीं है, ये अपनी मर्जी से धीरे धीरे हौले हौले स्टोर खोल रहे हैं। दूसरी टेक्निक, दूसरी चीज जो इनके फेवर में है कि इनको ये थाईलैंड में जब 200-250 से आउटलेट एक बार मिल गए, तो अब ये नजर इनकी इंटरनेशनल एक्सपेंशन में है कि और कोई कंट्री में एंटर कर जाए और वहां हमारी ग्रोथ कर लें। तीसरी चीज, अभी हमने कहा कि सफायर से इनका कंपटीशन है, पर सफायर से कंपटीशन में सफायर के पास हाई GDP वाले स्टेट है, पर इनके पास सफायर की तुलना में 2 बेनिफिट है। पहला, सफायर के पास जो पैसा खर्च करने वाले अमीर राज्य हैं वो उनके पास है, लेकिन इसके पास जो राज्य हैं वो ज्यादा नॉनवेज खाने वाले राज्य हैं। तो जो राज्य ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन नॉनवेज ज्यादा है, जहाँ पोल्ट्री फार्मिंग को करते हैं, वहां पे इनके स्टोर ज्यादा है, तो KFC की सेल बढ़ेगी। एंड सेकंड चीज, सफायर को जो फ्रेंचाइजी मिली हुई है वो मेजोरिटी उन चीज की मिली है जो डाइन इन रेस्टोरेंट है। ये डिलीवरी वाले की जो सारी फ्रेंचाइजी ले रखी है इन्होंने ले रखी है, तो ये एक इनको एडेड एडवांटेज है। तो भाई साहब, ये थी देवयानी इंटरनेशनल की पूरी कहानी, कैसे चालू हुई, क्या करती है, क्या चैलेंज है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या फ्यूचर चीज है। आपको इसमें क्या अच्छा लगा कमेंट में बताइए, क्या इसमें आप और जानना चाहते हैं कमेंट में बताइए। और ये पूरी केस स्टडी के बाद और कोई ऐसी कंपनी आपके दिमाग में आ रही है जिस पे मुझे केस स्टडी करनी चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगली वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, व्यापारी लोगों, जाते जाते हो व्यापार TCO आरंभ का रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। जैसे देवयानी की जिंदगी बदली है, आपकी बदल जाएगी। सी यू। अच्छा भाई लोगों, जाते जाते एक और महत्वपूर्ण सूचना, मैंने मेरा पॉडकास्ट चैनल चालू किया है राहुल मल्दिया पॉडकास्ट के नाम से, और हर बुधवार वहां पे मैं नए नए गेस्ट लेके आ रहा हूँ। मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टरप्रेन्योर्स फाउंडर्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई है, बेची है, तो उनकी कहानियां, कैसे बिल्ड किया, क्या बनाया, या अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप के बारे में और अलग अलग फील्ड की गहराई से नॉलेज मिलेगी, जैसे मैं वीडियोज में देता हूँ। तो मुझे आपका प्यार वहां पे चाहिए, तो उस चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो, उसके व्यू बढ़ाओ, और भाई साहब आप मेरे व्यू बढ़ाओ, मैं आपकी नॉलेज बढ़ाता हूँ। ये हो अपने बीच मेरी डील। और पॉडकास्ट चैनल में आपकी तरफ से कुछ सजेशन हो, कुछ यूनिक चीज जो मुझे करनी चाहिए, कुछ तरह के गेस्ट से मुझे बुलाने चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।